तो क्या तीन ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और क्या ये तीन ही मुद्दे हैं जो पीएम मोदी के लिए आने वाले वक्त में सबसे बड़ा काल बनकर दिखने वाले हैं? और क्या चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अब झटका लगना तय है? और कौन से वो तीन बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चिराग पासवान बात कर रहे हैं? एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल है चिराग पासवान का, और चिराग पासवान उसी दल के बड़े नेता हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान ही जब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो फिर आप समझ लीजिए कि लंका दहन होना तय है। और लंका दहन की शुरुआत क्या चिराग पासवान के जरिए होगी? कौन से तीन बड़े मुद्दे हैं इस रिपोर्ट के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान अमन सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, तीन बड़े मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा था, इन मुद्दों का मैं बताऊंगा वो कौन से दर्शकों को तीन बड़े मुद्दे हैं। लेकिन उससे पहले अगर चिराग पासवान का जिक्र कर लेते हैं, तो क्या चिराग पासवान जो एनडीए के खिलाफ खड़े हो गए हैं, या जो चिराग पासवान की बगावत को हम देख रहे हैं, इसको बिहार विधानसभा चुनावों में कैसा देखा जाए, उपचुनाव में कैसे देखा जाए, और दिल्ली तक की जो स्थिति बन रही है, या जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं देश के मुखिया, उनके लिए कितनी बड़ी ये दुख दर्द या अगर बात करें तो समस्या बनती चली जा रही है? देखिए राहुल, अगर हम बिहार के नज़रिए से देखें चीज़ों को, तो बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि बिहार में 12 सीटें नीतीश जी के पास हैं और 5 सीटें एक तरीके से हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान के पास हैं। 17 सीटें बन जाती हैं। और देखिए, हर एक सीट का महत्व इस समय एनडीए सरकार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मोदी सरकार को देखें तो बहुमत के सहारे कहीं ना कहीं खड़ी हो, जो सहयोग के सहारे कहीं ना कहीं खड़ी हुई है, बहुमत वो पा नहीं पाए। ऐसे में उनके लिए ज़रूरी है कि लोग उनके साथ रहें। और देखिए, इससे पहले अगर देखा जाए तो दबी जुबान में लोग बात करते थे, दबे स्वर में लोग जो है अपने बातों को रखते हुए नजर आते थे, क्योंकि उस समय मोदी जी कहते थे एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है। लेकिन आज मोदी जी के मुंह से ये शब्द आपने सुना नहीं होगा, बल्कि वो ये तक कहते हुए नजर आए बीते दिनों तो कि संसद में मुझे बोलने तक नहीं दिया जा रहा। तो तमाम जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 10 साल अगर देखा जाए तो मोदी जी ने एक छत्र राज किया है, एक छत्र उन्होंने जो है कह सकते हैं बीजेपी को मजबूत किया है। लेकिन अब शायद वो वक्त उस पहले की तरह नहीं रहा है, और यही वजह है कि अब जो सहयोगी दल हैं, देखिए जो राहुल भाई, कि यहाँ पर वो शायद ज़्यादातर ताकतवर बनते चले जा रहे हैं, पावरफुल बनते चले जा रहे हैं। चलिए यूपी से अगर बात करें तो यूपी में भी हमने देखा कि जयंत चौधरी हों, अनुप्रिया पटेल हों, ओपी राजभर हों, संजय निषाद हों, सभी लोग एक सुर में जिस तरह से बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना। आप देखिए कि उपचुनाव होने वाला है और सभी लोग कह रहे हैं कि 2 हमें चाहिए, 1 हमें चाहिए, 3 हमें चाहिए, यानी कि 10 सीटों में भी जो हिस्सा बांटी हो रही है, उसमें अगर बीजेपी उनके मुताबिक सीटें देती है तो बीजेपी 2-3 सीटों पर लड़ पाएगी। एक बात। दूसरी बात की, अगर हम बिहार चलें, और देखिए दोनों बिहार यूपी की हम राजनीति का सबसे बड़ा हब कहा जाता है, सबसे बड़ा कह सकते हैं राजनीति बदलने वाली जगहें हैं दोनों। और यहाँ पर जिस तरह बिहार की बात कर लेते हैं, चिराग पासवान ने जिस तरह से हर एक मोड़ पर इस कह सकते हैं कि जो 3-4 महीने के अंदर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया है, वो मेरे ख्याल में अविश्वसनीय है कि कैसे वो एक के बाद एक जो तमाम मुद्दे हैं उनके ऊपर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि भाई जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमने मांग की थी, वो मांग पूरी होनी चाहिए, उस मांग पे हम अडिग हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि भाई आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए, और थोड़ा सा जो ऊपर उठ गए हैं पैसे के लिहाज से, उनको अलग हटा देना चाहिए। उसके तुरंत खिलाफ उतर आते हैं चिराग पासवान, अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हार कर मोदी जी को उसके ऊपर तुरंत नामंजूरी देनी पड़ती है। तो आप देखिए, दूसरी बार कहीं ना कहीं चिराग पासवान हावी होते हुए नजर आए। अभी आप देखें हाल के दिनों में जिस तरह से भारत बंद को लेकर बात हुई कि भारत बंद में क्या जो है जो उनका सहयोग मिलेगा, तुरंत निकलकर सामने आते हैं कि नहीं, मैं भारत बंद के साथ में खड़ा हूं, सपोर्ट में खड़ा हूं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि अब बीजेपी की ताकत जो है वो अब कमज़ोर होती चली जा रही है। जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम गड़बड़ करेंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, और चिराग पासवान बारंबार ऐसा करते हुए राहुल नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सर ने यहां पर बारीकी से बताया। लेकिन चलिए
अब पर्दा उठा लेते हैं या पर्दा उठाते हैं उन 3 बड़े मुद्दों से, जिन मुद्दों का जिक्र करना जरूरी है, और यही मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबक बन रहे हैं। और इन 3 मुद्दों पर चिराग पासवान के स्वर भी बुलंद हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का मुद्दा, जिस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और तीसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा, ये मुद्दा है जी हाँ, लेटरल एंट्री का मुद्दा, जिस पर खूब अगर मैं बात करूं तो राजनीति हो रही है। कई बड़े बड़े इस विशेषज्ञ इस पर बात कर रहे हैं और इन्हीं 3 मुद्दों पर अब मैं सर से भी बात करूंगा। सर, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चिराग पासवान बात कर रहे हैं, और सीधे तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान इन 3 मुद्दों को उठाकर क्या वाकई बुरी तरीके से घेर रहे हैं मोदी सरकार को? जी, जो लेटरल मुद्दे के बारे में आप बात करें, सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि ये तो आरक्षण खत्म करने वाली बात है। आप बैकडोर से कहने के लोगों को अगर भर देंगे, सचिव बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, तो आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। राहुल गांधी ने, अगर आपको याद हो तो चुनाव प्रचार के दौरान यही मुद्दा उठाया था कि भाई अगर 90 सचिव दिखाई पड़ते हैं, उसमें से 2 या 3 ही ओबीसी या SC ST के दायरे से निकलकर सामने आते हैं, बाकी लगभग जो इतने पद हैं उन पे सवर्ण वर्ग का अधिकार है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से ये बात कही गई, जो चिराग पासवान के द्वारा कही गई, कि भाई आज भी IPS अधिकारी को अपनी बारात चढ़ाने के लिए, यानी कि दलित IPS अधिकारी को अपनी बारात चढ़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स का इंतजाम करना पड़ता है, तो हम समानता की बात कैसे कर सकते हैं? और ये बात कहते हुए चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठा दिए कि 10 साल में आखिर आपने किया क्या है। लेटरल मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो वाकई में जो आरक्षण के उम्मीद में लोग बैठे हैं, जो इस उम्मीद में है कि उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, उनको कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ेगा। इसके खिलाफ तुरंत चिराग पासवान उतर गए। और देखिए, जो विज्ञापन जारी किया गया था, जो लेटरल एक तरीके से भर्ती को लेकर, वो तुरंत स्थगित करना पड़ा, मोदी जी को मना करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान किस फ्लो में इस समय नजर आ रहे हैं। और देखिए, बिहार में उपचुनाव तो है ही, साथ में 1 साल के अंदर में विधानसभा चुनाव भी, राहुल। और यहाँ ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान इसी ताकत के साथ में खड़े रहे, इसी अंदाज में वो दिखाई देते रहे, तो यहाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं वो घेरते हुए नजर ना जाए। बीजेपी जो सपना संजो कर बैठी है कि भाई अब बहुत हो गया, बिहार में हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या चिराग पासवान यानी JDU से अगर पार पाकर इस तरफ आएंगे तो यहाँ चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के लिए वो मुश्किल खड़ी करेंगे। क्योंकि देखिए, दलितों के मुद्दे पर जिस तरह से बेखौफ होकर चिराग पासवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उत्साह से लबरेज हैं पूरी तरीके से। और ये बात मुझे ऐसा लगता है, राहुल, कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है फेस करना। क्योंकि चिराग पासवान अगर इस तरह से अड़ गए, और चिराग पासवान के साथ में तेजस्वी यादव की जो ट्यूनिंग नज़र आती है, एक ही जैसे बयान दोनों देते हुए नजर आते हैं, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए स्थिति को संभाल पाना, राहुल, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। जी, और देखिए, बकायदा सर ने ये बताया कि कैसे चिराग पासवान इन 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। और क्या बिहार में जो चिंगारी उठ रही है, या जिस चिंगारी को चिराग पासवान उठा रहे हैं, क्या दिल्ली की सत्ता पर इसका असर पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में आपसे आज इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़िए।